मैंने आज समाज की चिंता किए बिना एक ऐसी लड़की से अपने भाई की शादी करवाने जा रही थी। समाज तो कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन मेरे भाई ने और मैंने ये ठान लिया था कि शादी हमने उसी लड़की से करनी है जो कि कोठे में पूरे 10 साल अपने जिस्म का सौदा करती रही। लेकिन मुझे पिंकी बहुत पसंद थी और आज मैं अपने भाई को पिंकी से मिलवाने वाली थी। वैसे तो उस कोठे पर पुलिस का छापा पड़ चुका था। वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ जो ज़बरदस्ती लाई गई थीं, वे लड़कियां जो अपने अपने घर चली गई थीं, लेकिन जिसका कोई आगे पीछे था ही नहीं, वे लड़कियां अभी भी वहीं पर काम कर रही थीं और अपनी मर्जी से वहां पर थीं। पिंकी को मैंने कई बार फ़ोन किया था, पिंकी तुम मेरे साथ आ जाओ। पिंकी ने कहा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती लता। इज्जत तो मेरी कब की लुट चुकी है, अब उसे बचाकर क्या करना है। यहाँ पर 2 टाइम का खाना तो मिल ही रहा है, और क्या चाहिए। आखिर मैं जाऊँगी भी तो कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं पिंकी को वहाँ से निकाल कर रहूँगी, चाहे जो हो जाए। अब तो मेरा भाई और मेरा पति भी मेरे साथ था, तो मुझे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम लता है, मैं एक गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे घर में माँ पापा और हम 2 बहन भाई थे। मेरा भाई 16-17 साल का था, मैं 14 साल की थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद रंग थी। माँ पापा हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा मजदूरी का काम करते थे। मेरे पापा जो भी कमाते थे उससे हमारा घर अच्छे से चल रहा था, यूं ही हमारा गुजारा हो जा रहा था। मेरे पापा कहते थे लता तुम इतनी चंचल हो कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन पापा का एक्सीडेंट हो गया और पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। किसी तरह से माँ ने हम दोनों भाई बहनों को संभाला, लेकिन पापा के जाने के बाद मेरी माँ भी बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई उमेश भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वह घर से काम करने के लिए बाहर निकल गया। छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा कर ले आता था। उससे हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल जाता था। हम उन्हीं पैसों से गुजारा कर लेते थे। पापा के जाने के बाद माँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों के बाद माँ भी हमें छोड़कर चल बसी। हम दोनों भाई बहन अनाथ हो गए। मेरी एक मौसी थी जो विधवा थी, उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी, वे बांझ थी, अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया और मेरा भाई उमेश, उसने मुझे समझाया तुम मौसी के पास रहना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगा। मेरा भाई मुझे मौसी के पास छोड़कर विदेश चला गया। शहर में गांव के ही पहचान के लोग कुछ काम कर रहे थे। मेरा भाई उमेश उन्हीं लोगों के साथ बाहर विदेश में काम करने के लिए चला गया और मैं मौसी के साथ रहने लगी। मौसी भी अकेली थी, उनके यहाँ भी कोई काम करने वाला नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मौसी अपना गुजारा कैसे करती थी, लेकिन मौसी के पास रहते हुए मुझे इतना मालूम हो गया था कि मौसी अपना गुजारा बहुत मुश्किल से करती हैं। मेरे आने के बाद मौसी के खर्च और भी बढ़ गए थे। खाना भी मुश्किल से हमें मिलता था। एक बात मैंने नोट की थी, मौसी अक्सर बहुत ज़्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलती थी। उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन जब वो घर आती उनके पास पैसे ही पैसे होते थे। मैं पूछती थी मौसी आप क्या कहीं काम करती हैं, तो वह कहती थी हाँ, यही समझ लो कि मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ और जो पैसे आते हैं उसी से हम दोनों का गुजारा हो जाता है। मैं तो इतनी छोटी थी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। खैर मौसी के साथ किसी तरह मेरा टाइम बीत रहा था। इस बीच मैंने देखा कि मौसी मुझे बहुत प्यार करने लगी थी, मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। वह मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रही थी। वह कहती थी तुम खाओगी तभी तो बड़ी दिखोगी, तुम्हारी सेहत बनेगी और तुम और भी खूबसूरत लगोगी। फिर मैं उनसे कहती मौसी मुझे बड़ी दिखने की क्या ज़रूरत है। मौसी कहती बस मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से अच्छे खाओ और पियो और इतनी तंदुरुस्त हो जाओ कि बड़ी लड़कियों की तरह दिखो। और ऐसा ही हुआ। मौसी ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई और पिलाई और मैं 12 साल की उम्र में ही 15-16 साल की लगने लगी थी। मेरे बदन की बनावट बड़ी लड़कियों की तरह दिखने लगी थी। मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं 12 साल की लड़की हूँ। मैं इतनी तंदुरुस्त हो गई थी कि मेरे बदन की बनावट ऐसी दिखने लगी थी जैसे कि मैं 15-16 साल की लड़की हूँ। मैं खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन बदन भरने के बाद और भी ज़्यादा निखर गई थी और खूबसूरत दिखने लगी थी। मुझे नहीं पता था मेरी मौसी ऐसा मुझे क्यों दिखाना चाहती थी, मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। धीरे धीरे इसी तरह टाइम बीत रहा था। तभी एक दिन मैं मौसी को फ़ोन पर किसी से कुछ ऐसी बात करते हुए सुन लिया, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी मौसी फ़ोन पर किसी को कह रही थी कि पैसे लेकर कब आ रहे हो।
मैं पूरे के पूरे पैसे लूँगी, ना कम लूँगी ना ज़्यादा लूँगी, मैं पूरे 5 लाख रुपए लूँगी। लड़की तैयार है, जल्दी से पैसे लेकर आज शाम को आ जाना। मौसी को ऐसी बात करते हुए मैंने सुना तो मैं समझ चुकी थी वह क्या कह रही हैं। मौसी मेरा सौदा कर रही थी। अब मैं समझी कि आखिर क्यों वो मुझे चाहती थी कि मैं बड़ी लड़कियों की तरह दिखूं। वह मुझे बेचने की तैयारी कर रही थी, वो मेरा सौदा कर रही थी। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि अब जो मर्जी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा ही हुआ। मौसी अपने कामों में बिजी थी कि मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आ गई। मैं ट्रेन में बैठ के मुझे नहीं पता था ये कहाँ जाने वाली है। बस मैं ये चाहती थी मैं यहाँ से किसी भी तरह भाग जाऊँ। जब एक बार घर से मेरे कदम निकले तो अब मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी। ट्रेन चलने लगी, मुझे नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन रुकी हुई है। मैं ट्रेन से उतर गई। स्टेशन पर लिखा था लखनऊ। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने लोगों से कुछ पैसे मांगकर खाने के लिए कुछ खरीदा। मैं इधर उधर भटक रही थी। 2-3 दिन तक मैं इधर उधर भटकती रही। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। एक दिन मैंने स्टेशन पर ही सो रही थी, तभी मेरे सामने एक नौजवान आदमी मेरे पास आया। मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरा नाम लता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उस अंकल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी, लेकिन मौसी मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं उनके पास से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ। वह कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मुझे अपना समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। मैं खुश हो गई थी, ये समझ नहीं पाई थी जिसको मैं अपना मसीहा समझकर अपना दुख बयां कर रही हूँ वह एक हैवान है। और जिस जंगल से मैं निकलना चाह रही थी, जिसके लिए मैं भाग कर आई थी, ये आदमी मुझे उसी दलदल में भेजने वाला है। खैर, मैं उसकी नीयत से बेखबर थी। उस अंकल ने मेरी सारी बातें सुनकर मुझ पर प्यार से अपना हाथ फेरा। वह जैसे ही उस अंकल ने मेरे सर पर हाथ मारा, मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर मैं उस अंकल के सीने से लग गई। वह अंकल मुझे तसल्ली देने लगा। वह अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उस अंकल ने मुझे अपने घर ले जाकर मुझे मुंह हाथ धोने को कहा। मुझे एक प्यारा सा कपड़ा लाकर दिया और कहा, नहा धोकर तुम इस कपड़े को पहन लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैंने वह खूबसूरत से कपड़े पहन लिए। उस कपड़े में वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अंकल मेरे ढेर सारे खाने पीने की चीज़ लेकर आता था। मैंने पेट भर कर खाना खा लिया था, आराम से सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा इधर उधर नज़र घुमाकर तो घर में पूरा सन्नाटा था। घड़ी पर मैंने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई क्योंकि वे अंकल मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं डर गई थी। मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा उस अंकल के साथ एक औरत आ रही थी। अंकल व औरत दोनों घर के अंदर आ रहे थे। वे अंकल मुझे देखकर कहने लगा, लता तुम उठ गई हो? मैंने कहा, हाँ अंकल, मैं उठ गई हूँ, मैं आपको ही ढूंढ रही हूँ। आप कहाँ चले गए थे? वे कहने लगी, देखो ये सुनीता है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें गोद ले लेगी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालेगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती है। वह औरत देखने में बहुत ही अजीब सी थी, मोटी सी थी, मुंह में पान डाल रखा था। मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वह कहने लगा, नहीं लता, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं। मेरी पत्नी तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं रखेगी। लता, तुम उनके साथ जाओ, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगी। उसकी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी। नए नए कपड़े जो तुम चाहोगी वह तुम्हें मिलेगा। वह औरत कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती? मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल से पानी के लिए कहा तो अंकल ने कहा कि किचन उधर है, जाओ पानी पी लो। मैंने पानी पीने के लिए गई। पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली थी, मेरे कानों में जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अंकल व औरत दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह औरत उस अंकल से कह रही थी, अरे वाह अनिल, तू उसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ कर रहा था वह तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत निकली। तूने मुझे इस बार बिल्कुल खुश कर दिया है। तुमसे इस बार तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास 1000 लड़कियाँ हैं, लेकिन उसके जैसी खूबसूरत तो कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी 3 लाख देती हूँ। उस औरत ने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और उस पर साइन करने लगी और उस आदमी को दे दिया और कहने लगी, ये लो तुम्हारी पूरे 3 लाख के चेक हैं। मैं अब समझ गई यह आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था। ये तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठाकर लाया था। मैं अपनी मौसी के पास से जिस डर से भागी थी,
आखिर मैं उसी दलदल में आकर गिर चुकी थी। मैं उन दोनों की बातें सुनकर भागने वाली थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी और उन दोनों आदमियों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। वह औरत भी गाड़ी में आकर बैठ गई और मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गई। ये जगह बहुत ही गंदी थी। लड़कियां बहुत ही अजीब अजीब कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और मर्दों को अजीब अजीब से गंदे इशारे कर रही थी। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। वह औरत मुझे गाड़ी से घसीटती हुई मुझे उतारने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रही थी। मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गई और एक लड़की को आवाज़ देने लगी जिसका नाम पिंकी था। वह औरत कहने लगी, पिंकी, इस लड़की पर पूरी नज़र रखना। इस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उसके खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखोगी। इतना कहकर वह चली गई। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। वह लड़की जिसका नाम पिंकी था वह कहने लगी, रोना बंद करो। रोने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ एक बार जो आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैं उस पर गुस्सा करने लगी। उसने कहा, गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम गुस्सा करके खुद को ही नुकसान पहुंचाओगी। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अगर ज़िंदगी चाहती हो तो यहाँ पर जो जैसा कहेगा वैसा करना होगा। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, मेरा नाम लता है। वे कहने लगी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और ये खूबसूरती ही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नर्क बन गया है। वह मुझसे पूछने लगी, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मैंने कहा, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल। वह कहने लगी, पर तुम तो 14-15 साल की लगती हो। तुम काफ़ी बड़ी लग रही हो। तुम्हारा बदन देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इतनी छोटी हो। मैंने उसे कहा कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी उम्र कितनी है। मैं छोटी दिखती हूँ या बड़ी दिखती हूँ, किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। समझ जाओ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। जिसको मैं अपना मसीहा समझ रही थी उसने मुझे धोखे देकर मेरा जिस्म बाजार में बेच दिया है। पिंकी मेरे लिए खाना लाई। वो मुझे खाना खाने को कह रही थी। मैंने खाने को फेंक दिया और मुंह मोड़कर एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी अचानक से सुनीता बाई आई जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। वह कहने लगी, ये जिस्म फरोशी का अड्डा है। यहाँ पर नए नए लोग आते हैं और लड़कियों के साथ कमरे में बंद हो जाते हैं और फिर वह पूरी रात उस लड़की के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। ऐसा ही अब तुम्हारे साथ भी होगा। ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा चीखने चिल्लाने या शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के माहौल को अपनी ज़िंदगी में उतार लो। यहाँ के माहौल में रंग जाओ। तुम्हारी नथ उतराई की रस्म जल्दी ही शुरू होगी। जैसे ही कोई अच्छा ग्राहक आएगा तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रहना। तब तक तुम 1 दिन या 2 दिन आराम से आज़ाद रह सकती हो। खाओ पियो ऐश करो, कोई समस्या नहीं। और यहाँ से भागकर जाने की अगर जरा सी भी कोशिश या हिम्मत की तो यहाँ के बॉडीगार्ड देख रही हो ना, आसपास में जो हट्टे कट्टे मुस्टंडे खड़े हैं वे टांग पर टांग रखकर तुम्हें बीच से चीर कर रख देंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया। खैर, मेरी नतुतराई का टाइम भी आने वाला था। हर दिन यहाँ पर एक ग्राहक आते थे और उन सभी को मुझे दिखाया जाता था, लेकिन मेरी कीमत उस औरत ने इतनी लगाई थी, अब तक जितने भी आदमी आए थे वे लोग इतनी कीमत नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मुझे अभी तक किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। लगभग इसी तरह टाइम बीत रहा था। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया था और वह दिन भी आ गया जिस दिन मुझे कोई हाथ लगाता। एक लंबा चौड़ा आदमी उस कोठे पर कदम रख चुका था। मुझे लेकर उस आदमी के पास गई। वो मुझे देखते ही बोल पड़ा कि मैं दूंगा उस लड़की की कीमत पूरे 1 लाख। जाओ उस लड़की को लेकर आओ और उसे दुल्हन की तरह सजाकर मेरे कमरे में लाओ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था अब मेरी दुनिया लूटने वाली है। अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं रहेगा। मेरा सब कुछ उजड़ने वाला है। वह 45 साल का नौजवान हट्टा कट्टा आदमी था और मैं तो सिर्फ 13 साल की थी। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बिठा दिया गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी सामने वह आदमी दिखाई दिया। वह कमरे में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं डर से बिस्तर पर उठकर खड़ी हो गई। वह कहने लगा, अरे तुम उठकर खड़ी क्यों हो गई हो? बैठी रहो, तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने कहा, साहब आप मेरे करीब मत आना। वह कहने लगा, अच्छा तो मैंने तुम्हारी इतनी कीमत अदा की? उस औरत को इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं पता है? तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए। मैंने कहा, साहब मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। वह कहने लगा, सब कुछ हो जाएगा, तुम कोशिश तो करना। तुम क्यों छोटी बच्ची की तरह डर रही हो? अगर तुम्हें ये सब करना ही नहीं था तो फिर इस जगह पर क्यों आई हो? मैंने कहा, साहब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है। वह पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है? मैंने कहा, साहब
मैं बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरी मौसी ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की तो मैंने उनके पास से भागकर इस शहर में आ गई। लेकिन किस्मत की मारी थी, मेरी किस्मत भी फूटी थी। मैं यहाँ पर भी इसी दलदल में फंस गई। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी इस दलदल के बाजार में पहुँच गई। मेरी उम्र 12 साल की है साहब। मैं इस काबिल नहीं हूँ मैं इन सबको बर्दाश्त कर सकूँ। मुझ पर तरस खाओ। मैं उस आदमी के पैरों में गिर गई। कहने लगी, मुझे एक उम्मीद थी शायद वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वह तो ये जानकर खुश हो गया कि मैं कम उम्र की लड़की हूँ। कहने लगा, फिर तो तुम्हारे साथ रात बिताने में और भी मजा आएगा। देखने में तुम बहुत खूबसूरत हो, लगता नहीं कि तुम इतनी छोटी हो। वैसे भी मुझे 14-15 साल की लड़कियां बहुत पसंद है। देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ ही दिनों में तुम्हें इन सब की आदत भी पड़ जाएगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पड़े। उसने मुझे अपने पैरों से उठाकर बेड पर लिटा दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसने मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं खाया। सुबह मेरी हालत थी कि मैं बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थी। वह इंसान नहीं, वह तो राक्षस था। उसने अपना काम किया और चलता बना। मैं इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार हो गई, मुझे चलने के लिए भी बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई। वह औरत जो मुझे यहाँ लेकर आई थी, उसने कहा कि इसको नहला धुलाकर 5 दिन तक आराम करने के लिए छोड़ दो। मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन उन 4-5 दिनों के बाद मैं जैसे ही ठीक हुई, फिर से मुझे उसी धंधे में बिठा दिया गया। फिर से मेरे पास ग्राहक आने लगे। हर कोई मेरे साथ अपनी रात बिताना चाहता था। अब तो मुझे आदत हो चुकी थी इन सबको सहने की, इन सबको बर्दाश्त करने की। धीरे धीरे वक्त इसी तरह बीत गया और 5 साल बीत गया। इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ सहा था। कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद थी, शायद कोई मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। अब मैं 19 साल की हो गई थी। ऐसा कोई नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाता। खैर, पिंकी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन एक बात थी, इन 7 सालों में मैंने यहाँ अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। सब मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पिंकी मेरे पास घुंघरू लेकर आ गई। वह कहने लगी, चलो लता, हम दोनों नाचते हैं, ये लो घुंघरू पहन लो। मैं पिंकी को कहने लगी कि मुझे नाचना नहीं आता, लेकिन पिंकी बहुत जिद करने लगी। वह कहने लगी, तुम मेरे साथ चलो तो सही, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नाचती हैं और बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं और पैसे लुटाते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं पिंकी की बात मानकर उसके साथ चली गई। मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया। सारी लड़कियां वह नाच रही थी। पिंकी ने मेरा हाथ पकड़कर लड़कियों के बीच में ले गई। वहां जाते ही न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया था। सभी लड़कियां जो नाच रही थी, घुंघरू की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। उस आवाज़ से न जाने मुझे क्या हो गया और मेरे पैर अपने आप ही उठने लगे। उन घुंघरू के साथ ताल में ताल मिलाने लगे और मैं नाचने लगी। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब मेरी आंखों के सामने आ गया था। उन घुंघरू की आवाज़ में मैं गुम हो गई थी और मैं अपनी धुन में नाचने लगी थी। मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह पहली रात जिस आदमी ने मुझे नोच खाया था, मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मेरी आंखों के सामने वह रात घूम रही थी। इसी तरह नाचते नाचते मेरे पैरों में बंधे घुंघरू सारे के सारे टूटकर ज़मीन पर बिखर गए। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ी थी। वहाँ पर पूरा सन्नाटा छा गया था। तभी एक लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ थामकर मुझे उठाया और कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, जी साहब, मैं ठीक हूँ। पिंकी मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझे ले जाने लगी। वे लड़का मुझे ही देखे जा रहा था, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था उसने मुझे देख लिया है और मेरे साथ रात बिताने का कहेगा। यहाँ हर कोई मेरे साथ रात ही बिताता था, किसी न किसी के साथ, वरना यहाँ कोई क्यों आएगा। ऐसा ही हुआ। वह लड़का मुझे खरीद चुका था। मैं इतनी खूबसूरत थी, जो भी मुझे एक नज़र देख ले वह मेरे साथ रात बिता कर ही छोड़ता था। मेरे साथ एक रात बिताने के उसने पूरे 2 लाख रुपए दिए, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा और निखर गई थी और खूबसूरत हो गई थी। उसने सुनीता बाई को दे दिया। मैंने सुनीता बाई से कह दिया, उस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। वह लड़का कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं उसके पास गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैंने अपने दुपट्टे को उतार कर बिस्तर पर खुद ही रख दिया। मैंने कहा, चलो टाइम खराब मत करो, जल्दी से अपना काम निपटा लो और चलते बनो। वह कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हूँ? तुमने मेरी कीमत दी है, तो क्या तुम मेरी बकवास सुनने के लिए मेरी कीमत अदा की है? सुनो, जो तुम करने आए हो ना, वह करो और चलते बनो। कहने लगा, तुम गुस्से में लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहती हो क्या, या फिर मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैंने कहा, बस मुझे तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। वह कहने लगा, जानने की ज़रूरत कैसे नहीं है, वही तो जानने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, बकवास कर रहे हो तुम,
क्या जानने के लिए आए हो? ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। वह कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा, वही जो करने के लिए तुमने मेरी कीमत अदा की है, मेरे बदन को खरीद कर। अब तुम पैसा खराब मत करो। वह हंसने लगा। वह कहने लगा, तुम आराम से बैठो। उसने दुपट्टा उठाया, मेरे कंधे पर रख दिया। वह कहने लगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ बातें करने के लिए आया हूँ और कुछ करने के लिए नहीं आया। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द दिखाई देता है। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने चाहा तुम्हें करीब से जानूं। मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा, अच्छा तो लोग यहाँ पर दिल की बात भी सुनते हैं? वह कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। वह मुझसे पूछने लगा, अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर जबरदस्ती आई हो या फिर अपनी मर्जी से ये काम कर रही हो? मैंने कहा, यहाँ पर हर लड़की अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही। हर किसी की अपनी मजबूरी है। कोई अपना पेट भरने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती काम कर रहा है, कोई खुशी से काम कर रहा है। सबकी अपनी एक अलग कहानी है। वह कहने लगा, मैंने सबके बारे में नहीं पूछा, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मेरी किस्मत मुझे यहाँ घसीट कर लाई है। मैंने अपनी पूरी कहानी उस लड़के को बताई और मेरे साथ रात भर एक कमरे में ही रहा, लेकिन उसने मुझे छुआ तक नहीं था। सुबह होते ही वह चला गया। मैं भी हैरान थी, जब उसे कुछ करना ही नहीं था तो वह मेरे पास आया ही क्यों था। खैर कुछ दिन इसी तरह बीते थे। मैं भी उसकी ऐसी हरकतों से बेचैन हो गई थी। वह लड़का आखिर मेरे बारे में जानकर कहाँ गायब हो गया था और उसने मुझे हाथ क्यों नहीं लगाया था? मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मेरी कीमत देकर ऐसा कर ही नहीं सकता था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मुझे कुछ ना करे, वह अपना पूरा पैसा वसूल करके ही जाते थे, लेकिन उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा क्यों? मैं उसके बारे में सोचती रही। फिर मुझे पता चला उस लड़के ने आज फिर मुझे खरीदा है। मैंने सोचा आज मैं उससे पूछ कर ही रहूँगी, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तभी मैं अपने कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह कमरे में आया, उसने दरवाज़ा बंद किया, धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो उस दिन कुछ करने का मूड नहीं था तो आज पूरा बना कर आए हो? कहने लगा, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे गोद में सर रख कर सो सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं सो सकते, पूछने की क्या ज़रूरत है, आखिर तुमने मेरी कीमत जो अदा की है। तभी उसने मेरे मुंह पर उंगली रख दी और कहने लगा, अब बस भी कर दो, तुम्हें बस कीमत दिखाई देती है, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे पास क्यों आता हूँ, किसके लिए आता हूँ? मैं बिल्कुल चुप हो गई और आगे जो उसने बात कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वह कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। उसने इस तरह से मोहब्बत का इजहार किया तो मैंने भी हाँ कर दिया। कहीं ना कहीं वह भी मेरे दिल में घर बना चुका था, क्योंकि ऐसा आज तक हुआ ही नहीं था कोई मेरे साथ एक कमरे में हो और मुझे छुए ना। खैर वह कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे यहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल है। मैंने अगर यहाँ से बाहर कदम रखा, तुम देख रहे हो ना, जो बड़े बड़े मुस्टंडे बॉडीगार्ड खड़े हैं वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन वह कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह मेरे पास से चला गया। एक हफ्ता बीत गया लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। तभी एक दिन अचानक कमरे में बैठी हुई थी कि चारों तरफ शोर मचने लगा। मैंने बाहर निकलकर देखा तो चारों तरफ पुलिस की भीड़ जमी हुई थी। मैं घबरा गई थी, पर मैंने पुलिस वालों के साथ उसी लड़के को देखा जिसका नाम अमित था। उसने मुझे इशारे से बता दिया, वही इन पुलिस वाले को लेकर आया है। वो मेरे पास आया, वह कहने लगा, इनको मैं ही लेकर आया हूँ। मैंने कहा, अमित तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो कह रहे थे कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओगे, लेकिन तुमने तो यहाँ सारा मामला ही खराब कर दिया। पुलिस वाले सबको गिरफ्तार कर लेंगे। अमित कहने लगा, लता तुम परेशान मत हो। मैंने सुनीता को और उसके आदमी को जिसने तुम्हें यहाँ बेचा था, उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया है और सब कुछ उन्हें बता दिया है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ज़बरदस्ती इस काम को कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो उन सारी लड़कियों को आज़ाद करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर पुलिस वाले तुमसे पूछे तो अपनी सारी हकीकत पुलिस वालों के सामने बता देना। मैंने कहा, ठीक है अमित। मेरा हाथ पकड़कर उन पुलिस वालों के सामने ले गया। पुलिस वाले कहने लगे, यही लड़की है जिसे तुम अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? अमित कहने लगा, हाँ, इसका नाम लता है। आप उससे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एक पुलिस वाले ने अमित से पूछने लगा, कहीं तुम इसे यहाँ से निकाल कर कहीं दूसरी जगह बेच तो नहीं दोगे? क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे? अमित कहने लगा, मैं शादी तो इसी से ही करूँगा, क्योंकि मैं लता से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ।
पुलिस वाले ने जब मुझसे पूछा तो मैंने भी अपनी सारी कहानी पुलिस वाले को बता दी। मैंने कहा मैं भी अमित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अमित ने सबके सामने मुझसे शादी की बात की। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती थी। यहाँ पर काफ़ी ऐसी लड़कियाँ थीं जो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही थी, अपनी खुशी से काम नहीं कर रही थी। सारी लड़कियों से पूछताछ करके उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। वह चाहती हैं तो यहाँ पर रह सकती हैं और जाना चाहती है तो यहाँ से आज़ाद होकर जा सकती हैं। खैर अमित ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं अमित के साथ उस बदनाम गली से निकल आई थी। आज मैं पूरी तरह से आज़ाद थी। मैंने अमित के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। अमित का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे थे। एक दिन अमित ने कहा मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अमित ने फिर मुझे अपने सीने से लगा लिया। अमित कहने लगा अच्छा ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा जिगरी दोस्त है जिसे मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। वह भी अकेला है, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बस एक बहन थी लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं है। वह बेचारी किस्मत की मारी है। अपनी बहन को उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त को घर बुला लो और देखना मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसकी खोई हुई बहन उसे जल्द से जल्द मिल जाए। दूसरे दिन अमित अपने दोस्त के साथ घर आया तो मैंने उस इंसान को देखकर हैरान रह गई क्योंकि वह कोई और नहीं, ये तो मेरा ही भाई था, मेरा अपना भाई जो शहर गया हुआ था। मेरे भाई ने भी मुझे देखकर सीने से लगा लिया। हम दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। उसने कहा मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने मौसी से कितनी लड़ाई की लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने बस इतना कहा न जाने वह कहाँ भाग कर गई। मैं भी उस लड़की को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। तुम कहाँ थी, किस हाल में थी? मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वह कहने लगा मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने कहा भाई जो हो गया उसे भूल जाओ। अमित मेरी दुनिया है, मैं अमित के साथ बहुत खुश हूँ। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और अमित को भी गले से लगा लिया। अमित हमारी शादी को 1 साल बीत गया। मेरा बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने लव रखा है। मैं और अमित आसानी से ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैंने अपने भाई की शादी अपनी सहेली पिंकी से करवा दी जो मेरे ही तरह वहाँ मजबूरी में फंसी हुई थी। उसका भी ना कोई माँ थी ना कोई बाप था। मेरे भाई ने भी खुशी खुशी पिंकी का हाथ थाम लिया। हालांकि पिंकी मेरे भाई से उम्र में 10 साल बड़ी थी लेकिन मेरे भाई ने उसका साथ दिया और उससे शादी कर लिया। आज हम दोनों भाई बहन एक ही साथ रहते हैं। पिंकी भी मेरे साथ रहती है और हम दोनों सहेलियों की तरह एक साथ रहते हैं और हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।